स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है हम इसमें बात करने वाले हैं पावर फैक्टर के। इससे पहले हमने जो है कई सारे टॉपिक कंप्लीट किए हैं, जैसे ट्रांसमिशन सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और जो है आपका सब स्टेशन है। आप उनको नहीं देखें तो पहले उनको वॉच करिए, उसके बाद जो है इस टॉपिक पर आइए। ये टॉपिक जो है ये हर एक सब्जेक्ट में आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, ये पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर को समझने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम समझते हैं कि पावर ट्रायंगल क्या होता है। देखिए, पावर ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें आपका जो है एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर के जो है क्या कॉन्सेप्ट है वो उसमें जो है बताए जाते हैं। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं जो है पावर फैक्टर जो है हम किस प्रकार से देखने वाले हैं। तो देखिए, पावर फैक्टर में हम पहले पावर ट्रायंगल देखने वाले हैं। तो पावर ट्रायंगल चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम देखने वाले हैं। तो पावर ट्रायंगल में स्टूडेंट जो है आपके, अगर हम लिखें यहाँ पे पावर ट्रायंगल में अगर हम यहाँ पे देखें तो हम ये पाते हैं कि जो है आपका एक होता है एक्टिव पावर जिसको हम जो है वाट में दिखाते हैं, और ये आपका होता है P बराबर ये V मतलब वोल्टेज की जो वैल्यू है वो RMS में होती है, IRMS ये भी होता है, और एक का होता है आपका cos फाई। और दूसरी जो वैल्यू है आपका क्या है, वो रिएक्टिव पावर क्या है, रिएक्टिव पावर जो है VAR। अब VAR क्या है, VAR आप समझिए क्या है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। अगर इसकी जो है हम देखें P बराबर VRMS IRMS साइन फाई। इसके बाद जो है आपका एक्टिव, रिएक्टिव, अपरेंट पावर। अभी हम बताएंगे ये एक्टिव पावर क्या है, रिएक्टिव पावर क्या है, अपरेंट पावर। अभी आप केवल ये देखते रहिए हम क्या इसमें करा रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा VRMS IRMS, केवल ये VRMS और IRMS नहीं, यहाँ पे कोई जो cos फाई और sin फाई नहीं आने वाला है। और इसमें अगर स्टूडेंट्स अभी हमने क्या बोला था आपको, पावर ट्रायंगल, तो इसको ट्रायंगल के अगर हिसाब से हम देखें तो इसको अगर हम बनाते हैं ट्रायंगल के हिसाब से तो देखिए आपको क्या देखने को मिलता है। मान लीजिए आपका ट्रायंगल है, तो स्टूडेंट्स आप समझिए जो बेस वाला होता है इसको बोलते हैं एक्टिव पावर। ये आपका हाइपोटेन्यूज ये क्या है, अपरेंट पावर जिसको S से दिखाते हैं, इसको P से दिखाते हैं, इसको Q से दिखाते हैं, जो कि आपका क्या है, रिएक्टिव पावर है जिसको आप Q से दिखाते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये देखिए लग रहा है कि ये आपका जो हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर और बेस के जो है हाइपोटेनस, इन दोनों का सम जो है ये इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि ये सबसे लंबी भुजा मानी जाती है। और देखिए आप इसमें इतना आई होप आपको समझ आएगा। इसके बाद हम यही साइड में आप देख सकते हैं पावर फैक्टर जो है, यहाँ पे पावर फैक्टर के कई सारे मतलब यहाँ पे जो है एक आपका पावर फैक्टर आपको BEE में मिला होगा कि पावर फैक्टर क्या है। पावर फैक्टर इज डिफाइंड एज द कोसाइन ऑफ द फेज डिफरेंस एंगल बिटवीन द सप्लाई वोल्टेज और करंट। मतलब आपका जो कोसाइन फेज डिफरेंस एंगल है किसके बीच में, सप्लाई वोल्टेज और करंट के बीच में, वो क्या होता है आपका पावर फैक्टर होता है। तो यहाँ पर अगर हम एक छोटा सा देखें पावर फैक्टर, क्योंकि आप BEE में पढ़े होंगे पावर फैक्टर, तो उस पावर फैक्टर में आप देखे होंगे कि क्या होता है, उस पावर फैक्टर में आप देखेंगे ए पावर फैक्टर इज डिफाइंड एज द कोसाइन ऑफ द फेज डिफरेंस एंगल between the apply voltage and current। आई होप आप ये समझ रहेंगे। इसके बाद यहाँ पे पावर फैक्टर जो हमने BEE में देखा था, यहाँ पहले हम उसको शॉर्ट में देख लेते हैं, उसके बाद हम इन तीनों को डिफाइन करते हैं। देखिए, इस पावर फैक्टर को अगर हम देखें तो आपका ये फार्मूला हमने देखा था क्या, cos फाई, और ये दूसरा भी बताएंगे cos फाई कहाँ से। एक होता है आपका रजिस्टर RZ cos फाई, ये भी बराबर होता है किसके, cos फाई। और एक आपका और होता है क्या, एक्टिव पावर
और अपरेंट पावर, ये भी आपका पावर फैक्टर ही है, और अपरेंट पावर। अगर आप एक्टिव पावर की वैल्यू यहाँ पे देखें, आप क्या रखते हैं, एक्टिव पावर की वैल्यू क्या था, पी वी आई कॉस फाई। अगर हम देखते हैं यहाँ पी वी आई कॉस फाई, नीचे अपरेंट पावर है तो वो क्या है, पी इक्वल टू वी आई, तो वी आई से कट जाए, केवल कॉस फाई बचेगा, तो इसकी वैल्यू भी जो है क्या होती है, कॉस फाई। तो ये अगर आप समझे पावर फैक्टर क्या है, तो क्या है, कॉस फाई है, कॉस फाई है। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। अब स्टूडेंट जो है, अब हम आते हैं कि जो है, अब समझते हैं कि ये आपका एक्टिव पावर क्या होता है। अगर हम एक्टिव पावर के बारे में समझें तो ये जो है वह पावर जिसके माध्यम से हम कोई भी वर्क डन किया, जिसके माध्यम से कोई भी वर्क डन किया जाता है। अगर पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि एक्टिव पावर जो है होता क्या है, देखिए एक्टिव पावर, तो एक्टिव पावर जो है यहाँ पे लिखते हैं वाट्स में से होता है, वाट्स। तो ये क्या होता है, देखिए वह पावर है, क्या है, वह पावर है। ये सुन जो हम बता दे रहे हैं आपको, ये कभी भी एक वीडियो में नहीं मिलता है, आपको काफ़ी खोजेंगे तब आप जाके आपको जाके जो है इसको कई लोग बताते हैं। हमारे वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जा रही है। देखिए क्या है, वह पावर जिसमें, अब आपके कॉलेज में तो ये इतना नहीं बताया जाता है, ये सीधा बताते हैं कि एक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर है, ऐसे है वैसे। हम इसको बता रहे हैं एक तरफ से। देखिए वह पावर जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से कोई भी वर्क डन, जिसके माध्यम से कोई भी वर्क डन किया जाता है, वह क्या होता है, वह आपका एक्टिव पावर होता है। हम किसी कॉलेज का जो है इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, हम आपको एक प्रकार से बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें भी जानना आपको काफ़ी ज़रूरी है। देखिए एक्टिव पावर क्या है, वह पावर जिसके माध्यम से कोई भी वर्क डन किया जाता है। और दूसरी बात इसमें यह है कि वह पावर जो रजिस्टिव लोड कंपोनेंट के अक्रॉस डिसिपेट या क्षय होता है, उसमें किया है। मतलब ये पावर जो है यूज होना चाहिए, कहीं ना कहीं इसके बीच में जो है क्या होनी चाहिए, डेसिपेशन और क्षय होना चाहिए, जैसे मतलब लॉसेस होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे लिखिए वह पावर जो रजिस्टिव लोड, वह पावर जो रजिस्टिव लोड या फिर कंपोनेंट के अक्रॉस, कंपोनेंट के अक्रॉस डिसिपेट होता है या फिर क्षय होता है, वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका क्या होता है, एक्टिव पावर होता है। अगर हम इसकी जो है इकाई की बात करें, इकाई, इसको हम दिखाते हैं वाट से, जो कि इसको हम एक तरह से बोलते हैं वाटफुल पावर, वाटफुल पावर। आई होप स्टूडेंट्स आपको एक्टिव पावर की कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। ऐसे आप समझ सकते हैं कि एक्टिव पावर जो है एक तरफ से होता है। अब डायरेक्ट एक्टिव पावर आप बताएंगे तो आप जो है थोड़ा सा कन्फ्यूज होंगे। तो यहाँ पे इतना जो है आपको एग्ज़ाम में अगर आता है तो आप इसको जो है एकदम 2 कॉपी मार दीजिए उसमें। और क्या है रिएक्टिव पावर, अगर हम यहाँ पे देखें रिएक्टिव पावर क्या है, रिएक्टिव पावर अगर हम देखें स्टूडेंट्स, इसमें क्या पाएंगे आप कि रिएक्टिव पावर में किसी भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करना। रिएक्टिव पावर कहीं न कहीं जो क्या करता है, किसी भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो है निर्माण करता है, या फिर इसे हम बोलते हैं वाटलेस पावर के रूप में भी जाना जाता है, वाटलेस पावर। ये और ये एक्टिव पावर क्या था आपका, वाटफुल पावर। और इमेजिनरी पावर भी कहते हैं इसको, जिसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो एक्चुअली इस बात को हम लिखते हैं यहाँ पे कि किसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करना, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि वाटलेस पावर के रूप में जाना जाता है। दूसरी बात क्या है, ये इसको इमेजिनरी पावर भी कहते हैं, इमेजिनरी
पावर भी कहते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट है वोल्ट, एम्पियर, रिएक्टिव, जिसको हम VAR से जो है स्टूडेंट्स दिखाते हैं। आई होप आप इतनी बातें समझे होंगे। इसके बाद हम देखते हैं एपरेंट पावर क्या होता है। क्या होता है एपरेंट पावर? क्या होता है तो चलिए उसको देखते हैं। एपरेंट पावर क्या होता है? एपरेंट पावर, देखिए एपरेंट पावर की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स ये सीधी सी बात है। एपरेंट पावर आपकी क्या है? नेट पावर, मतलब टोटल पावर या फिर ओवरऑल पावर को हम जो है बोलते हैं एपरेंट पावर। नेट पावर, फिर टोटल पावर या फिर ओवरऑल पावर। ओवरऑल पावर को जो हम क्या बोलते हैं? एपरेंट पावर बोलते हैं। जैसा कि आपको ये दिख ही रहा था कि ये कहना ओवरऑल पावर ही दिख रहा है। इसकी अगर यूनिट की बात करें, इसकी ये क्या हो जाएगा? वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर, जिसको हम VA से जो है दिखाते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो है इतना कॉन्सेप्ट जो है ब्रीफली आपको समझ में आएगा कि ये एक प्रकार से पावर फैक्टर जो है आपका होता क्या है। अगर हम पावर फैक्टर देखें स्टूडेंट्स तो ये cos⁵ है, और cos⁵ की जो है इसकी जो वैल्यू है ये क्या है? 0 से 1 के बीच में ही रहती है। ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंस है, आपके कई सारे एग्जाम में भी आता है कि जो पावर फैक्टर cos⁵ है ये 0 से 1 के बीच में रहती है। मतलब यहाँ पे लिखते हैं कि काफ़ी अगर इम्पोर्टेंट करके लिखते हैं इसको। यहाँ पे एक बात आपकी इम्पोर्टेंट है, वो यह है कि जो आपका पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर मतलब cos⁵ है, वो क्या है? 0 से 1 के बीच रहती है। 0 से 1 के बीच रहती है। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। जो आपका फाई की वैल्यू है वो क्या है? 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में रहती है। आई होप आप इतनी बात जो है स्टूडेंट समझे होंगे। तो इसके बाद जो है इसमें इतना ही आपको जो है पावर फैक्टर में जो है इसमें जानने की आवश्यकता है। इसके बाद हम देखेंगे पावर फैक्टर जो है आपका जो है इतना बोला गया, ये क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ द पावर फैक्टर है। अगर इसमें आप जो है स्टूडेंट्स एक चीज़ और आप समझिए, लिख सकते हैं कि रेशियो ऑफ द एक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर, वही बात है, इन द AC सर्किट इज नोन एज पावर फैक्टर, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे? cos⁵ से। अगर हम देखें पावर फैक्टर प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल इन द AC सर्किट, हमारा पावर फैक्टर जो है प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल किसमें? इन AC सर्किट में, जो कि डिपेंड होता है ऑन द पावर डिसऑर्डर फैक्टर, और जिसको हम लिख सकते हैं cos बराबर एक्टिव पावर अपन अपरेंट पावर। स्टूडेंट्स सब हम देखते हैं कि ये जो आपका पावर फैक्टर है कि मतलब रीज़न एंड जो है डिसएडवांटेज ऑफ द लो पावर फैक्टर देखते हैं। अगर आपका पावर फैक्टर लो है तो क्या उसके डिसएडवांटेज हैं, तो चलिए हम उसको अब देखते हैं। आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ आएगा। काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट है ये, आप BEE में भी पढ़ के आए। ये आपको पावर ट्रायंगल जो है थोड़ा आपको नया BEE में भी था, मगर इतना आप गौर किए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं किए होंगे तो कोई बात नहीं है, आप इसमें समझ सकते हैं। इसके बाद चलिए हम देखते हैं कि जो है कि कॉन्सेप्ट ऑफ द मतलब ये कॉन्सेप्ट ऑफ द पावर फैक्टर हो गया। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ द लो पावर फैक्टर क्या होता है, तो चलिए उसको देखते हैं। हमने देखा पावर फैक्टर में जो कॉन्सेप्ट ऑफ पावर फैक्टर था उसमें हमने क्या देखा कि कॉन्सेप्ट ऑफ पावर फैक्टर में cos⁵ बराबर ये आपका क्या था? एक्टिव पावर अपॉन अपरेंट पावर। एक्टिव पावर अपन अपरेंट पावर हमने देखा था। तो एक्टिव पावर अपन अपरेंट पावर को हम क्या लिख सकते हैं? आप जानते हैं एक्टिव पावर क्या था? P बराबर VI cos⁵। आप लिख सकते हैं VI cos⁵ अपन अपरेंट पावर क्या था? VI। तो VI कटता है इसमें, तो आपको क्या आ जाता है? cos⁵, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसलिए हम इसको cos⁵ के इक्वल जो है हम स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं। एक आपने और देखा था कि आप जानते हैं cos⁵ बराबर आप लिख सकते हैं कि आपका रजिस्टेंस अपॉन इम्पिडेंस, मतलब R/Z। ये आपका क्या है? रजिस्टेंस है, ये आपका क्या है? इम्पिडेंस है, रजिस्टेंस अपॉन इम्पिडेंस। और एक आप इसको और दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स के cos⁵ बराबर जो है आप लिख सकते हैं KW अपॉन जो है KVA। आई होप आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स। ये जो है तीन चीज़ें जो है आप यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे आप समझिए स्टूडेंट्स कि पावर इन द 3 फेज AC सर्किट, जो पावर है आपका इन द 3 फेज AC सर्किट, यहाँ पर अगर लिखें तो पावर इन अ 3 फेज AC सर्किट
अगर हम उसमें जो है पावर देखें, पावर इन द 3 फेज AC सर्किट, तो आप लिख सकते हैं P बराबर √3 VI cos फाई, P बराबर √3 VI cos फाई। अगर हम देखें करंट इन द 3 फेज AC सर्किट, अगर हम करंट को एक तरफ लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, करंट बराबर P/√3 V cos फाई। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा होगा। तो स्टूडेंट्स इस रिलेशन से अगर आप देखें तो I का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, cos फाई। मतलब cos फाई अगर आपका यहाँ पे जो है पावर फैक्टर अगर जो है हम घटाते हैं, कम करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब अगर cos फाई जो है आपका क्या होता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिक्रीज करता है, तो आपका करंट क्या होगा, इंक्रीज, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं इंक्रीज करेगा। आई होप आप इतनी बातें स्टूडेंट जो है समझ रहेंगे कि cos फाई अगर आपका डिक्रीज करता है, पावर फैक्टर आपका cos फाई मतलब पावर फैक्टर आपका डिक्रीज करता है, तो करंट आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इस बात को हम यहाँ समझाने के लिए आपको जो बता रहे थे। तो अगर आपका करंट जो है इंक्रीज कर रहा है तो इससे बहुत सारी आपको लॉसेस बढ़ने वाली है। तो यहाँ चलिए अब इसको देखते हैं हम क्या उसमें होता है। हम यहाँ बात करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ द लो पावर फैक्टर क्या है। ये भी एक फैक्टर है कि अगर आपका cos फाई अगर लो है तो उसमें जो है करंट जो उसमें उस समय क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ द लो पावर फैक्टर। यहाँ पे अगर लिखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ द लो पावर फैक्टर, डिसएडवांटेज ऑफ द लो पावर फैक्टर अगर हम देखें तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं डिसएडवांटेज क्या है लो पावर फैक्टर की। तो यहाँ पे अगर आप समझे कि व्हेन द वैल्यू, मतलब जब आपकी पावर फैक्टर की वैल्यू लो होती है, तो स्टूडेंट जो है आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू है ऑफ द पावर सर्किट इंक्रीज करती है ड्यू टू द हाई करंट के कारण। तो यहाँ पे अगर हम समझें कि लार्ज लाइन लॉसेस आपके होती हैं, कॉपर लॉसेस जो है, लार्ज लाइन लॉसेस, पहला आपका क्या है, लार्ज लाइन लॉसेस, इसको आप लिख सकते हैं क्या होता है आपका, कॉपर लॉसेस होती है यहाँ पे। तो लार्ज लाइन लॉसेस पे आप समझिए कि वी नो, ये हम जानते हैं कि अगर आपकी लाइन लॉसेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी स्क्वायर ऑफ द करंट के। मतलब आप जानते हैं कि स्टूडेंट्स की P बराबर I²R होते हैं, जो कि आपका पावर लॉसेस होता है। इसमें अगर लाइन लॉसेस अगर आपका हाइयर होगा तो देन करंट इज हाई। ये आपकी बातें हो रही। अगर हम इसको समझें, यहाँ पर आप जानते हैं कि अगर हम लिख सकते हैं P बराबर I²R, आप ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि अगर यहाँ पे आप समझे थे कि वहाँ पे क्या था, I जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था किसके, 1/cos फाई के। अगर आप यहाँ I की वैल्यू अगर यहाँ पर रखते हैं तो 1/cos फाई के स्क्वायर हो जाएगा। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है cos फाई का। अगर जैसे आप समझिए वहाँ पे हम क्या देखे थे, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके था, cos फाई। अगर हम I को अगर इक्वल यहाँ पे अगर इक्वल समझ के अगर यहाँ पे रखते हैं, समझ रहे हैं, अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे क्या होने वाला है, तो यहाँ पे जो है ये 1/cos स्क्वायर फाई 1/5 मतलब 1/cos स्क्वायर फाई हो जाएगा। तो ये होने से क्या होने वाला है 10 तो ये होने से क्या होने वाला है कि यहाँ पे स्टूडेंट जो है कि इसमें जो है क्या नाम है, लार्ज लाइन लॉसेस होने वाली हैं यहाँ पे जो आपके, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है करंट का जो है मतलब पावर लॉसेस जो है काफ़ी अधिक होने वाली हैं। ये इसमें जो है आपके बताया जा रहा है, क्योंकि ये आपका 2 गुना जो है घट जाता है, वो 2 गुना क्या नाम है बढ़ जाता है। ये ऐसे क्योंकि यहाँ पे 1/स्क्वायर में होने वाला है ये वैल्यू आपकी। यहाँ पे अगर इसको रखेंगे तो यहाँ पे आप क्या पाएंगे, P बराबर I²R अगर यहाँ रखते हैं तो 1 जो है cos स्क्वायर फाई। यहाँ पे अगर आप इस ढंग से अगर आप लिखें तो आपको देखने को यही मिलने वाला है कि 10 द पावर फैक्टर 0.8 आपका होने द लॉस ऑन दिस पावर फैक्टर 1/cos। अगर ये आपका जो है 1/cos स्क्वायर है, अब cos फाई की वैल्यू क्या है 0.8 हम लोग रखते हैं, तो अगर 0.8 रखें तो 1/0.8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू अपन 1.5 टाइम विल बी ग्रेटर दैन द लॉस ऑन द यूनिटी पावर फैक्टर। ये बातें जो है इसमें होनी है। तो आई होप आप ये समझ रहे होंगे। इसके बाद हम कहते हैं कि लार्जर KVA रेटिंग है साइज ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। हम दूसरी पॉइंट क्या है, लार्ज KVA रेटिंग एंड साइज ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट।
लार्जर केवीए रेटिंग एंड साइज ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। अगर हम इसको देखें तो ये हम जानते हैं कि ऑल इलेक्ट्रिकल मशीनरी, जितनी भी इलेक्ट्रिकल मशीनरी है जैसे ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, स्विच गेयर प्रोडक्शन रेटेड होती है इन केवीए में। बट इट क्लियर फ्रॉम, ये क्लियर होता है कुछ फॉलोइंग फार्मूला से दैट द पावर फैक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द केवीए। जैसे कि आप जानते हैं कि cos फाई बराबर क्या होता है, KW अपान जो है क्या होता है KVA। यही बताया जा रहा है कि ये जो cos फाई है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब cos फाई जो आपका है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, KVA के। ये स्टूडेंट्स इस बात को यहाँ पे बताया गया है। अगर आप ये बात देखें तो देयरफॉर द लोअर पावर फैक्टर द लार्जर KVA ऑफ द मशीन, अगर आपका ये पावर फैक्टर लोअर कम होगा तो ये क्या होगा, आपका ज़्यादा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और उसके बाद जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि द लार्जर द KVA रेटिंग ऑफ द मशीन, ये समझ के द साइज ऑफ द मशीन एंड द लार्जर द साइज ऑफ द मशीन, ये हो गया द लार्जर द कॉस्ट ऑफ द मशीन। मतलब अगर ये आपका KVA ज़्यादा होता है इसमें क्या साइज ऑफ द मशीन ज़्यादा होगा और कि कॉस्ट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस प्रकार का जो है डिसएडवांटेज है क्या, किस चीज़ का, कि पावर फैक्टर आपका लो होने का जो है डिसएडवांटेज। अगर पावर फैक्टर आपका लो हो रहा है तो ये आपका KVA क्या होगा, हाई होगा। ये बातें जो है इसमें बताई गई। तीसरी पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखें तो तीसरे पॉइंट में स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं ग्रेटर कंडक्टर साइज एंड कॉस्ट। क्या है, ग्रेटर आप लिख सकते हैं ग्रेटर कंडक्टर साइज एंड कॉस्ट। अब ये ग्रेटर कंडक्टर साइज एंड कॉस्ट किसी प्रकार से होने वाला है, मतलब जो केस है आपका लो पावर फैक्टर का, अगर करंट जो है इसमें इंक्रीज करता है तो आपका जो ट्रांसमिट दिस हाई करंट अगर आपका जो ट्रांसमिट होता है तो वी नीड द लार्जर साइज ऑफ कंडक्टर एंड आल्सो द कास्ट ऑफ लार्जर साइज कंडक्टर विल बी इंक्रीज। मतलब हमें उसमें जो है लार्जर साइज ऑफ कंडक्टर की आवश्यकता होगी, जिसमें आपके जो है लार्ज कास्ट भी इसमें जो है लगता है। और तीसरी बात क्या है, पुअर वोल्टेज रेगुलेशन एंड द लार्ज वोल्टेज ड्रॉप। सिंपल सी बात है, उसमें लार्ज वोल्टेज ड्रॉप इसमें होना ही है, और अगर लार्ज वोल्टेज ड्रॉप है तो पुअर वोल्टेज रेगुलेशन भी इसमें जो है स्ट्रेस होने ही वाला है। और इसमें आपका जो है क्या है लो इफिशियंसी भी उसकी क्या होगी, लो होगी। तो ये सारी बातें इसमें आ जाती हैं। जैसे आपका चौथा पॉइंट है आपका क्या है, ये पुअर वोल्टेज रेगुलेशन एंड लार्ज वोल्टेज ड्रॉप। और यहाँ पे आप समझ सकते हैं पांचवा क्या है, लो इफिशियंसी। ये जो भी आपके इसके फार्मूले से ही देखने को मिलेगा। जो इतनी सारी लॉसेस हो रही हैं तो उसमें कहाँ से उसकी इफिशियंसी इतनी ज़्यादा होने वाली है, सिंपल सी बात है। तो इसलिए ये आपके जो है कुछ लो है, मतलब कुछ डिसएडवांटेज हैं लो पावर फैक्टर के। इसके बाद हम देखेंगे कि किसके कारण जो है आपका लो पावर फैक्टर ये होता है। इसके बाद हम इसके अगले वीडियो में जो है स्टूडेंट्स इस चीज़ को हम क्लियरफाई करेंगे और कैसे जो है हम इसको कौन सा मेथड है जिसके द्वारा हम जो है पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप आप ये बातें समझ रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि जो है कॉन्सेप्ट ऑफ पावर फैक्टर क्या है और डिसएडवांटेज ऑफ द लो पावर फैक्टर क्या है। डिसएडवांटेज ऑफ द लो पावर फैक्टर में हमने देखा कि जो है हमने आपको डिसएडवांटेज अगर निकालना है सबसे पहली बात आप समझ लीजिए कि आपको क्या ये फार्मूला याद रहना चाहिए, P बराबर √3 VI cos फाई। इसमें क्या होता है, अगर आप आई की वैल्यू को सेपरेट करते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं कि आई अगर यहाँ देखिए cos फाई आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है तो आप लिख सकते हैं कि आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू cos फाई। अगर आप cos फाई यहाँ क्या बोला है लो पावर फैक्टर,